नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। भारत आपसी लाभ और संतुलित व्यापार व्यवस्था के लिए अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। पोप लियो ने यूक्रेन और रूस से युद्ध समाप्त करने के लिए आपस में सीधी बातचीत करने का आह्वान किया। रूस ने यूक्रेन के स्वियातो पोक्रोवस्के क्षेत्र पर नियंत्रण का दावा किया। अल्जीरिया की संसद ने फ्रांस के उपनिवेशवाद को अपराध घोषित करने वाले कानून को मंजूरी दी और विश्व भर में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। भारत परस्पर लाभकारी और संतुलित व्यापार समझौता जल्द से जल्द करवाने के लिए निरंतर अमेरिका के साथ संपर्क में है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत व्यापार और शुल्क के मुद्दे पर अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ निरंतर संपर्क में रहेगा, जिससे से जल्द समझौता हो सके। इस समझौते की बातचीत फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान हुई थी। इसमें भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति जताई। श्री क्वात्रा ने कल भारत द्वारा अमेरिका के संचार उपग्रह के सफल प्रक्षेपण को दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने एक्सियोम 4 मिशन का भी उल्लेख किया, जिसमें वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा की थी। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान था। उन्होंने पृथ्वी के अवलोकन के लिए इसरो और नासा के संयुक्त अभियान निस्सार का भी उल्लेख किया। फरवरी में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान हुई बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों नेताओं ने इस वर्ष को भारत अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष बताया था। पोप लियो ने आज अपने पहले क्रिसमस उपदेश में यूक्रेन और रूस से युद्ध को समाप्त करने के लिए सीधी वार्ता आयोजित करने का आग्रह किया। सेंट पीटर स्क्वायर पर पोप ने आशा व्यक्त की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन से सभी पक्ष युद्ध को रोकने के लिए ईमानदार, प्रत्यक्ष और सम्मानजनक संवाद करने का साहस जुटाएंगे। उन्होंने ऐसे समय में आग्रह किया है जबकि जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर अमेरिकी नेतृत्व में बातचीत जारी है। इससे पहले अपने उपदेश के दौरान पोप ने गाजा में फलस्तीनियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। पोप लियो पहले अमेरिकी पोप हैं जिन्हें इस वर्ष मई महीने में पोप निर्वाचित किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु का जन्म एक अस्तबल में हुआ था। प्रभु ने लोगों के बीच रहने के लिए एक खराब और अस्थायी जगह में जन्म लेने का मार्ग चुना। उन्होंने कहा कि गाजा में शिविरों को लेकर हमें सोचना चाहिए, जहां लोग खराब मौसम में कष्ट झेल रहे हैं। इजराइल और हमास 2 वर्षों की तीव्र बमबारी और सैन्य अभियानों के बाद अक्टूबर महीने में संघर्ष विराम पर सहमत हुए। वहीं मानवीय एजेंसियों का कहना है कि गाजा में अभी भी बहुत कम सहायता सामग्री मिल रही है। गाजा में लगभग पूरी आबादी के पास घर नहीं है। रूस की सेना ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में स्थित स्वियातो पोक्रोवस्के को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निर्णायक कार्रवाई में दक्षिणी मोर्चे पर उसके सैन्य बल समूह ने डोनेस्क क्षेत्र में स्वियातो पोक्रोवस्के इलाके को यूक्रेन के कब्जे से मुक्त करा लिया। उसने कहा कि रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने पिछले 24 घंटों में 6 हवाई बम, अमेरिका निर्मित एक हिमर्स रॉकेट और 472 ड्रोन मार गिराए। इस बीच रूस के दक्षिणी हिस्से में काले सागर के तट पर स्थित टेमरियुकु बंदरगाह पर ड्रोन हमले में 2 तेल भंडारण टैंकों में आग लग गई। क्रास्नोदोर क्षेत्र के अधिकारियों ने कहा कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। होंडुरास के राष्ट्रपति चुनाव में रूढ़िवादी उम्मीदवार नासरी असफुरा को कल विजेता घोषित किया गया। इस चुनाव में उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त था। होंडुरास के चुनावी प्राधिकरण ने बताया कि असफुरा को 40% से अधिक वोट प्राप्त हुए। उनके प्रतिद्वंद्वी दक्षिणपंथी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार साल्वाडोर नसरल्ला को 39.5 वोट प्राप्त हुए। नासरी असफुरा 27 जनवरी को पद ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
अल्जीरिया की संसद ने सर्वसम्मति से फ्रांस द्वारा देश के उपनिवेशीकरण को अपराध घोषित किए जाने संबंधी एक विधेयक पारित किया है। संसद ने माफी और मुआवजे की भी मांग की। कल पारित विधेयक में फ्रांस को अल्जीरिया में अपने औपनिवेशिक अतीत और उससे हुई त्रासदियों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। इस विधेयक में फ्रांसीसी उपनिवेशीकरण के अपराधों की सूची दी गई है। इनमें परमाणु परीक्षण, गैर न्यायिक हत्याएं, शारीरिक और मानसिक यातनाएं और संसाधनों की सुनियोजित लूट शामिल है। इसमें कहा गया है कि फ्रांसीसी उपनिवेशीकरण से हुए सभी भौतिक और नैतिक क्षतियों के लिए पूर्ण और उचित मुआवजा अल्जीरिया और यहाँ के लोगों का अधिकार है। संसद के अध्यक्ष इब्राहिम बौघाली ने कहा कि यह मतदान आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर एक स्पष्ट संदेश देगा कि अल्जीरिया की राष्ट्रीय स्मृति न तो मिटाई जा सकती है और न ही उस पर कोई समझौता किया जा सकता है। दोनों देश एक गंभीर राजनयिक संकट में उलझे हुए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अल्जीरिया का यह कदम भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फ्रांस ने 1830 से 1962 तक अल्जीरिया पर शासन किया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 2 महिलाओं सहित 4 परिवार के सदस्यों के जबरन गायब किए जाने के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। इस कारण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC का राजमार्ग लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। बलूचिस्तान पोस्ट के अनुसार केच जिले के कारकी तेजबान और हेरात में हुए इस प्रदर्शन के कारण तुर्बत, क्वेटा, पंजगुर, आवारान, कोलवाह और होशाब के बीच दोनों दिशाओं में यातायात ठप हो गया। इस अवरोध के कारण पूरे मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। गायब किए गए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों ने बताया कि तुर्बत के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में वार्ता दल मंगलवार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा था। हालांकि इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई और CPEC राजमार्ग का अवरोध जारी है। प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि वे तब तक अपना धरना जारी रखेंगे जब तक कि चारों व्यक्ति सुरक्षित वापस नहीं आ जाते। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगामी 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय चुनाव में आवामी लीग भाग नहीं ले सकेगी, क्योंकि सरकार ने पार्टी की गतिविधियों पर रोक लगा रखी है और उसका पंजीकरण रद्द किया जा चुका है। मुख्य सलाहकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बताया कि आवामी लीग के बारे में सरकार की स्थिति स्पष्ट है। उनका कहना था कि पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां अभी भी प्रतिबंधित हैं और एक राजनीतिक दल के रूप में उसका पंजीकरण निलंबित है। इसके परिणाम स्वरूप पार्टी आगामी चुनाव में भाग नहीं ले सकती। श्री आलम ने कल ढाका स्थित विदेशी सेवा अकादमी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया जो संवाददाताओं के अनुसार 5 अमेरिकी सांसदों द्वारा मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को भेजे गए पत्र से जुड़े हैं। इसमें समावेशी, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील की गई है। श्री आलम ने कहा कि उन्होंने ये पत्र नहीं देखा है और उसके विषय से वे अवगत नहीं हैं। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान आज 17 वर्ष बाद स्वदेश लौटे। उनके साथ परिवार के सदस्य और उनके कई सहयोगी भी बांग्लादेश वापस आए हैं। BNP के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। तारिक रहमान बाद में पूर्वांचल क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया से मिलने अस्पताल जाएंगे। ईसा मसीह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रीय राजधानी में क्रिसमस का त्योहार धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर गिरजाघरों में सामूहिक प्रार्थना के साथ कल शाम से ही उत्सव की रौनक छाई हुई है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आपसी लाभ और संतुलित व्यापार व्यवस्था के लिए अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। पोप लियो ने यूक्रेन और रूस से युद्ध समाप्त करने के लिए आपस में सीधी बातचीत करने का आह्वान किया। रूस ने यूक्रेन के स्वियातो प्रोक्रोसक क्षेत्र पर नियंत्रण का दावा किया। अल्जीरिया की संसद ने फ्रांस के उपनिवेशवाद को अपराध घोषित करने वाले कानून को मंजूरी दी और विश्व भर में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।